हेलो सर। हाँ। नहीं सर, मेरे को लगा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही मेरे को लगा। नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ी सेटिंग्स देता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सर हमारा, हाँ सर वो होमवर्क में मुझे एक डाउट है। हम आपका छोटा वाला मेथड वो रेशियो वाले सम्स के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते, जिसमें हमें सम ऑफ टर्म्स दिया जाता है और फिर हमें पूछते हैं उसका 18 टर्म निकालो या 19 टर्म निकालो। कौन सा, कैसे टाइप का क्वेश्चन है? सर वो रेशियो देते हैं ना, सम का रेशियो, हम्म फिर nth टर्म का रेशियो मांगते हैं। हम्म सर उसमें हाँ, शॉर्टकट मेथड यूज क्यों नहीं कर सकते, ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि देखो, जैसे कि मान लो a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4 है। तो इसका ये तो मतलब नहीं कि a 3 होगा और b 4 ही होगा। कोई 3/4 को 6/8 भी लिख सकता था, तो फिर यहाँ पे तो a 6 हो जाता, b 8 हो जाता। तो तुम अगर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के बराबर कर दोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के बराबर कर दोगे, तो वो बात तो गलत हो जाएगी ना। सर पर यस हमें सर। लास्ट में भी तो रेशियो ही पूछ रहे हैं ना सर, तो फिर वो लास्ट में भी तो कैंसिल ही होगा। हाँ, वो लास्ट में कैंसिल होगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं कंपेयर सर नहीं कर पाऊंगा। उसमें प्लस वाली चीज आ रही है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो नहीं हाँ होगा। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस वाली चीज आ जाती है ना, तो कैंसिल होने का नहीं बनता। ऐसा है क्या? नहीं, एक तो सबसे पहली बात कि जैसे एस एन अपॉन एस डैश एन इज इक्वल टू 3n+2 होल अपॉन 4n+3 है सबसे पहली बात। तो एक तो हम लोग इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एपी के लिए एस एन जो है वो an² प्लस बी एन टाइप का होता है। और तुम यहाँ पे अगर एस एन 3n+2 लिख लोगे तो गलत हो जाएगी बात। तो सर सर तो एन ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो मल्टीप्लाई कर। हाँ, ऊपर नीचे n से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो तो माइट भी जो है तुम्हारा आंसर सही आने लगे। सर क्योंकि इलस्ट्रेशन 11 में मैंने वही किया था, मुझे वही करेक्ट आंसर आया हर बार। हाँ मैंने जितने भी ऐसे सम्स कोशिश किया हमेशा सही सही आंसर आया आपके छोटे वाले मेथड से। हाँ तो लेकिन हम जेई वगैरह में भी वो सेम मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब लेकिन जैसे ऐसे क्वेश्चंस अगर जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आए, तो तुम इसको कंपेयर वैसे नहीं कर पाओगे ना। हाँ सर। और वो जो तरीका बताया वो एकदम 100% सही तरीका है। ये क्या तरीका है? ये एक तरीके से वैसा तरीका है कि गलत करके सही आंसर लाने का। अच्छा सर। ठीक है, हाँ सर, समझा। चलो। तो आज हम लोग जीपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या? जीपी। सो सीक्वेंस और सीरीज में फर्क क्या होता है? क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं होता। चैप्टर का नाम ही है सीक्वेंस एंड सीरीज। मेरे ख्याल से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का फर्क होता होगा, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता होगा। ओके सर, वो बुकलेट पढ़ रहा था। अच्छा, तो क्या डिफरेंस बताया? कुछ नहीं सर। ओके, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये क्या होता है कि अ सीरीज in which ratio of
consecutive terms is same. ठीक है, a series in which ratio of consecutive terms is same. एक मिनट रुको. तो जैसे मान लो कोई सीरीज, मान लो 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन. तो जैसे यहाँ पे अगर मैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करूँ तो वो 3 आएगा. अगर मैं थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करूँ तो वो 3 आएगा. अगर मैं फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करूँ तो वो 3 आएगा. ठीक है. तो सर मतलब इसमें हम डिवाइड करेंगे. हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एपी में क्या होता है कि एपी में जो डिफरेंस होता है वो सेम आता है. जीपी Yes, में sir. क्या होता है, जीपी में जो रेशियो होता है वो, Ratio. मतलब इन जीपी एक तरीके से तुम ऐसे सोच सकते हो, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 एंड सो ऑन. ठीक है, ये इक्वल होता है जीपी में. एपी में क्या होता था, एपी में होता था T2 माइनस T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3 and so on. ये एपी में होता था. ठीक है. तो जैसे एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफाइंड होता था, वैसे ही जीपी के लिए कौन डिफाइंड होगा, First term or common ratio. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. तुम लोग के ग्रुप में कोई सौरिश करके है क्या, सौरिश खान? Yes, sir. Yes, sir. है सर. है सर. So the first term is denoted by A and common ratio is denoted by R. The first term is denoted by A and the common ratio is denoted by R. तो जैसे मान लो जीपी का फॉर्मेट कैसा होगा, फिर हमारे जीपी का जो फॉर्मेट होगा, देखो फर्स्ट टर्म तो Yeah. T होगा, फिर मान लो T2 लिख लिया, फिर थर्ड टर्म T3 लिख लिया, फोर्थ टर्म T4 लिख लिया एंड सो ऑन. और इसका कॉमन रेशियो R है. कॉमन रेशियो R होने का क्या मतलब है कि T2 अपॉन A R होना, मतलब T2 क्या हो जाना, A इंटू R हो जाना. ठीक है. फिर ऐसे ही T3 अपॉन T2 ये भी R होना, तो T3 क्या हो जाना, T2 इंटू R. तो A इंटू R मतलब AR स्क्वायर. सो जो हमारे जीपी का फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, AR स्क्वायर AR क्यूब. AR क्यूब एंड सो ऑन. पैटर्न देख के पता चल रहा है आपको. देखो ये जीपी का T1 है, ये जीपी का T2 है, ये जीपी का T3 है, ऐसे ही जीपी का TN आएगा. तो TN में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो A तो आएगा ही, और जैसे T2 था तो R का पावर 1 था, N-1. T3 था तो R का पावर 2 था, तो TN होता तो R का पावर N-1 होता. सो
nth term of GP is a into r raised to n minus 1. ठीक है, ये क्या हो गया? फॉर्मूला फॉर व्हाट? nth term of GP. फॉर्मूला फॉर nth term of GP. ठीक है, चलो तो ये लिख लिया जल्दी से तुम लोगों ने, इसको लिख लो. डन सर. डन. ओके, चलो. तो अब थोड़ा थ्योरेटिकल चीज है कि टाइप्स ऑफ जीपी. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जीपी जो है, पहले तो सेग्रीगेशन करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. और दूसरा होता है बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो. ठीक है, तो पहला जो सेग्रीगेशन होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें क्या होता है कि दो टाइप की जीपी होती है. एक होती है फाइनाइट जीपी और दूसरी होती है हमारी इनफाइनाइट जीपी. तो फाइनाइट जीपी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड. इज लिमिटेड. ठीक है, जैसे मान लो कि मैं जीपी ऐसे लिख लूँ 2, 6, 18 टिल 10 टर्म्स, तो 10 टर्म्स तक की है, तो ये फाइनाइट जीपी हो गई. और इनफाइनाइट जीपी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट. तो जैसे मान लो मैं लिख लूँ 2, 6, 18 डॉट 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 के बाद फिर कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया. अगर ऐसे ही छोड़ दिया इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये सीरीज एकदम आगे तक चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है. ठीक सर है, ऐसा कुछ एपी में क्यों नहीं था? एपी में भी होता है, मतलब फॉर्मूला नहीं है उस पे ना पर एपी में. एक्चुअली एपी में यूज नहीं आता है. हाँ, एपी में अभी आगे जीपी में एक टर्म आएगा इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी. यस सर, वो टेस्ट में ठीक भी है, था कुछ ऐसा. इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी एक टर्म आएगा. इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी एक टर्म आएगा, तो उसके लिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं. ठीक है, चलो अभी आगे समझ में आ जाएगा सब कुछ. पहले ये पॉइंट क्लियर आ गया ना? क्लियर हो गया ना? यस सर. सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो. ठीक है, इसमें दो टाइप की जीपी होती है. एक होती है इंक्रीजिंग जीपी. सर एक सेकंड स्क्रॉल अप करो ना. जा रहा हूँ, एक मिनट रुको, इसको लिख लो. और दूसरा होता है डिक्रीजिंग जीपी. सर 2 मिनट आप फाइनाइट जीपी बता दो कि एक्चुअली नेट कनेक्शन लॉस हो जाएगा. फाइनाइट जीपी बहुत ही सिंपल सी बात है.
फाइनाइट जीपी का क्या मतलब है कि मतलब जीपी में फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब जीपी कहीं पे एंड हो गई, मतलब 2, 6, 18 टिल 10 टर्म्स तक, वो फाइनाइट है। सर 18 के बाद 10 टाइम्स नो, हाँ नहीं 18 नहीं, के इंक्लूडिंग। हाँ मतलब ये T1 है और सीरीज T10 तक जा रही है, ओके समझ लो। ओके सर, लिमिटेड दिया मतलब हाँ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके सर। और इनफाइनाइट जीपी में मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड थैंक यू नहीं हो सर। रही है वाली सीरीज। ठीक है। सो अच्छा, इंक्रीजिंग जीपी में क्या है कि रेशियो ग्रेटर देन 1। तो इसमें सबसे पहले कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, magnitude of terms increases. Here r is greater than 1 or r is less than -1. अब देखो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल तुमको दिखाऊं, 2, 6, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, नीचे वाले को पहले मिटा देता हूँ, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो, टर्म्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? हाँ सर। बढ़ सर रहा है सर। मैग्नीट्यूड क्यों लिया? बता रहा वैल्यू हूँ। जैसे एक जीपी ये भी ले लो, 2, -6, 18, -54। ठीक है, तो जैसे इस वाली जीपी में तो जो टर्म की वैल्यू थी वही उसकी मैग्नीट्यूड भी थी, तो मैं कहूंगा कि टर्म का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। इस वाली जीपी में 2 का मैग्नीट्यूड 2, -6 का मैग्नीट्यूड 6, 18 का मैग्नीट्यूड 18, -54 का 54। तो लेफ्ट से राइट जाने में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है हाँ सर। दोनों केसेस में। तो ऐसे टाइप की जीपी को मैं क्या कहूंगा? इंक्रीजिंग जीपी। तो इस जीपी में अगर तुम देखो तो आर की वैल्यू 3 है, और इस जीपी में देखो तो आर की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो एक जीपी में आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, दूसरे जीपी में आर की वैल्यू -1 से छोटी है। तो ऐसी जीपी जिसमें आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो या -1 से छोटी हो, वैसे वाली जीपी को हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग जीपी। और इंक्रीजिंग जीपी में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे टर्म्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, विच इज डिक्रीजिंग जीपी। तो डिक्रीजिंग जीपी में क्या है? डिक्रीजिंग जीपी में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैग्नीट्यूड of terms decreases and gets closer to 0, मैग्नीट्यूड 0 के करीब पहुंचता है। यहाँ पे r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। मतलब r कभी 1 नहीं होगा? बता रहा हूँ, अभी आते हैं, सब क्लियर करता हूँ। यहाँ पे r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो अब जैसे देखो,
जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं तुम्हारे लिए, 2 1 1/2 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो तुम्हारे टर्म्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज कम हो कर, रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जीरो के करीब पहुंचता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम आर देखो, कॉमन रेशियो देखो, दैट विल बी व्हाट 1/2। सिमिलरली से एक दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, 2 -1 हाफ -1/4। यहाँ पे भी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड हाफ एंड सो ऑन। तो मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट से राइट जाने में। अच्छा, इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, -1/2 है। तो ऐसी जीपी क्या कहलाती है, डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग। डिक्रीज। अच्छा, डिक्रीजिंग जीपी के लिए आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। देखो, चाहे -1/2 हो चाहे +1/2 हो, ये -1 से 1 के बीच में, एंड आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो, किसी इनफैक्ट किसी भी जीपी में आर 0 नहीं थोड़ा होता। ऊपर स्क्रॉल करो। और ऊपर जाऊं, हाँ हो गया। अच्छा, आर की वैल्यू 0 सर क्यों एक नहीं, बार इंक्रीजिंग जीपी का दिखा सकते हो? ठीक है सर। हो गया सर। चलो ठीक है। अच्छा, आर की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, जैसे मान लो जीपी का फॉर्मेट क्या होता है, ए आर स्क्वायर। तो अगर मैं आर की वैल्यू 0 लिख लूं तो मेरी जीपी, अगर मान लो आर 0 0 हो लिख लूं जाएगी। तो ऐसा हो जाता, A0 0 0 0 ऐसे हो जाता। विल यू ऑल अग्री? यस सर। तो इसमें जब तुम कॉमन रेशियो निकाल रहे होते हैं, वो अनडिफाइंड आता है। हाँ, जैसे मान लो मैं T3/T2 निकाल रहा होता तो 0/0 हो जाता, और क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो वाली चीज क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी भी जीपी का कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता। अब बात आती है कॉमन रेशियो 1 होने की। अच्छा, कॉमन रेशियो 1 होता, इसका मतलब सारे टर्म्स ए सेम होता है। सेम हो रहे होते, तो इसको भी मैं जीपी कहता। ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होती, इसको मैं कांस्टेंट जीपी कह देता। ठीक है, क्योंकि न तो ये इंक्रीज कर रही है और न ये डिक्रीज कर रही है। तो मतलब एज सच कुछ इसको अलग से नाम नहीं दिया जाता, ये तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि ये कांस्टेंट टर्म वाली सीरीज है। इनफैक्ट देखो, ये जीपी भी है, ये एपी भी है, यस मानोगे? सर। D इक्वल टू 0। यहाँ पे D इज इक्वल टू 0 आ रहा है, R इज इक्वल टू 1 आ रहा है। खैर चलो, तो इतनी बातें क्लियर है। सर मतलब हाँ सर। मैग्नीट्यूड -1 से 1 के बीच में होगा तभी डिक्रीजिंग होगा, मतलब और कुछ नहीं होगा तो डिक्रीजिंग नहीं होगा। अगर R की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, एक्सक्लूडिंग 0, हाँ सर, तो वो वही जीपी डिक्रीजिंग जीपी होगी। R यस की वैल्यू 1 से बड़ी हो या -1 से छोटी हो तो वो इंक्रीजिंग जीपी होगी। यस सर। चलो, सर हाँ अगर उस जीपी के सब टर्म्स नेगेटिव हो तो हाँ। भी हम लोग
तो भी हम डिक्रीजिंग जीपी उसे कह सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो आई मीन नहीं, वो जरूरी नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उस जीपी का कॉमन रेशियो कैसा है। अच्छा जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं 2 -2 -4 -8 -16 ऐसे टाइप की जीपी लिख दूं, ठीक है। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो 2 4 8 16 आ रहा है वैसे, हाँ मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस जीपी को अच्छा इंक्रीजिंग होना चाहिए था। और इसका अगर तुम कॉमन रेशियो देखो तो दिस अपॉन दिस 2 आ जा रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो जीपी है वो इंक्रीजिंग जीपी है। तो मतलब बस मैग्नीट्यूड पे ही बात कर रहे, साइन का कुछ बोल नहीं रहे। हाँ, मतलब मैं तो क्या कहूंगा कि तुमको जीपी पहचानने के लिए कि कैसे टाइप की जीपी है, बस आर को देखो, सारा काम हो जाएगा। कॉमन रेशियो देखो, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है या -1 या 1 के बीच में है, उस हिसाब से देखो तो तुमको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग पहचानने में ज्यादा आसानी होगी एज कंपेयर टू तुम मैग्नीट्यूड के बारे में सोचोगे, उसके बारे में डीप स्टडी करोगे तो। सर जीपी का टर्म 0 हो सकता है डिक्रीज होके? नहीं, जीपी का टर्म कभी भी एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता। उसके देखो, पास हो सकता। हाँ, टेंड्स टू भी 0 हो सकता है ना? टेंडिंग टुवर्ड 0 हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिख लिया 2 1 1/2 सर 1 बट टेंडिंग टू जीरो नॉट डिफाइंड होता है ना? नहीं, टेंडिंग टू 0 नॉट डिफाइंड थोड़े होता है। 1 अपॉन एग्जैक्टली 0 ये नॉट डिफाइंड होता है, यस सर, ओके। ठीक है। तो ये जो है ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। सर हमें 1/∞ दिया होता हम क्या करते फिर? 1/∞ जो है वो टेंडिंग टुवर्ड 0 होता है, 0 अप्रोचिंग होता है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। क्यों? कोई भी फ्रैक्शन जो है वो 0 अपने न्यूमरेटर की वजह से ही हो सकता है। हाँ सर, बात समझ। जब न्यूमरेटर 0 हो तभी वो फ्रैक्शन 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं होता उस फ्रैक्शन को 0 करने में। सर समवन इज इन द वेटिंग रूम। कहाँ पर तन्वी? चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो ये वाली सीरीज आगे बढ़ के कभी भी मतलब कितनी भी टर्म्स तक मैं एक्सटेंड कर दूं, 10 साल तक मैं एक्सटेंड करता जाऊं, लेकिन यहाँ पे जो भी टर्म आएगा वो एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा। वेरी क्लोज टू 0 तो आ सकता है बट एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ओके, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं अपने कहाँ आगे। कौन है भाई? ये कौन है? ममता जोशी? कौन सा स्टूडेंट है ये? सर कौन? ये जोशी कौन है, मतलब कोई है क्या तुम लोग में जोशी पता नहीं हमें सर। तो मालूम नहीं सर। सर वो ग्रुप सर में वो कोई। पेरेंट होगी किसी की तो। हाँ सर ग्रुप में। सरनेम नहीं पता तुम लोग को, कोई फ्रेंड वगैरह? सर देवांश का है। देवांश? हाँ, देवांश है वेटिंग रूम में। चलो ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हाँ, तो अब देखो, जैसे अगर कहीं बोला जाए इनफाइनाइट इंक्रीजिंग जीपी, अब मिक्सचर किया जाए इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, ये वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो के अंडर आएगा सर? अब इसमें दोनों का मिक्सचर हो गया। इनफाइनाइट की वजह से नंबर ऑफ अच्छा, टर्म्स के बारे में ध्यान रखेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कॉमन रेशियो देखेंगे। फाइनाइट इंक्रीजिंग जीपी एंड फाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, तो इनफाइनाइट इंक्रीजिंग जीपी में क्या हो रहा होगा कि आर जो है वो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा एंड नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो रहे होंगे। इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी में आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी एंड नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो रहे होंगे। फाइनाइट इंक्रीजिंग जीपी में आर की वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी होगी एंड नंबर ऑफ टर्म्स कुछ हमारे फाइनाइट हो रहे होंगे। और फाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी में आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी एंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर मैं दोनों को मिक्स Yes. करूँ तो यस सर, समझे। यस सर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहाँ से पता चलता है? आर की वैल्यू से। और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट कहाँ से पता चलता है? नंबर ऑफ टर्म्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम लोग को बात करनी है सम की। ठीक है, अच्छा, कोई भी सीरीज हो, कैसे भी सीरीज हो, अगर उस सीरीज में कभी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कैसे भी टाइप की सीरीज हो, कुछ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उसका सम कैसा आएगा? फाइनाइट ही आएगा कुछ। विल यू ऑल Yes, अग्री sir. कि अगर किसी सीरीज में, जैसे मान लो मैं कोई भी सीरीज लिख लूं, मैं लिख लूं कि 2, 6, 18 till 100 टर्म्स। ठीक है, तो इसका सम क्या आएगा? अगर मेरे को इसका सम निकालना है, फाइनाइट आएगा। एक इसका सम फाइनाइट आएगा। अच्छा, अगर मैं लिखूं 2, 1/2 till 100 टर्म्स, इसका सम क्या आएगा? फाइनाइट। फाइनाइट आएगा। तो इन दोनों के तो सम फाइनाइट ही आएंगे। सब लोग इस बात से अग्री करेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि उस सीरीज में क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं या फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उनके सम तो हमेशा फाइनाइट आने ही हैं। अच्छा, अगर जैसे मान लो कोई सीरीज ऐसी है 2, 6, 18 एंड डॉट डॉट डॉट, ये तो नॉन Infinite. फाइनाइट होगा। इसका सम क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इसका सम भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक है। ठीक है, तो हम लोग ने एक तरीके से इन तीन के सम के नेचर के बारे में जान लिया। देखो, जो मैंने 3 एग्जांपल्स लिए, जो पहला एग्जांपल था वो सी वाला एग्जांपल था, जो दूसरा हाँ। एग्जांपल था वो डी वाला एग्जांपल था, और जो तीसरा एग्जांपल था वो ए वाला एग्जांपल था। ठीक है, अच्छा, अब बारी आती है बी वाले की। इनफाइनाइट
डिक्रीजिंग क्या जीपी, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, इसकी बारी आती है। अच्छा, अब एक तुमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ positive terms will always be infinite। false ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? false सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स लिखा है मैंने। ट्रू ट्रू होगा ना? ट्रू होगा सर। होगा सर। false भी हो सकता है ना, इनफाइनाइट है ना। पर टर्म्स छोटे होते गए तो। सर अगर वो फ्रैक्शंस हुए तो फिर फॉल्स होगा ना। यस सर, फ्रैक्शन के लिए false है। हो गया है। क्या? अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है वैसे तो फॉल्स है। अब इसका मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ऐड किया 100 प्लस 10 प्लस 1 फिर प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 और ऐसे ही ऐड करता गया। ठीक है, कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो अगर तुम देखो तो एंड में क्या बचेगा? 111.1111 बार बहुत बार रिपीट हो रहे होंगे। सब लोग अग्री करेंगे ऐसा कि ऐसे अलग यस सर। बनना? हाँ यस सर। सर। 100 के आगे भी तो हो सकता है ना। हाँ नहीं क्या? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बोल रहा है। हाँ, तो नहीं तो मैंने एक सीरीज अपने मन से ऐसे अज्यूम की कि ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, मेरी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं कि नहीं, ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं और ये Yes. इनफाइनाइट नंबर में भी है। तो इनका सम क्या हो गया? 111.111111। मतलब ये तो बेचारा 112 तक भी नहीं पहुंच पाया। 111 ही है। 111 के अराउंड ही जा रहा है। तो इसका सम क्या इनफाइनाइट हुआ क्या? नो सर। नहीं। नो सर। ऐसा ही कुछ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी में होता है। ठीक है, सो सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी is a finite number. Sum of infinite decreasing GP is finite number. सब लोग अग्री करेंगे? इस एग्जांपल से सब लोग कन्विंस हैं? यस सर। तो मतलब बहुत बच्चों को लगता है कि इनफाइनाइट सर डिक्रीजिंग में राइट होगा। हाँ नहीं, मैं बोल रहा था डिक्रीजिंग में ही राइट होगा सर। हाँ हाँ सर। तो बहुत बच्चों को लगता है कि यार इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं और पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इनको ऐड करते जाएंगे पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना। हाँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एक वो किसी वैल्यू के पास जा रहे हैं ना। हाँ, किसी नंबर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं ना इनफाइनाइट मतलब क्या होना कि बहुत बड़ा नंबर हो जाना। नो सर, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। एग्जैक्ट वैल्यूज की तुम नहीं बता पाओगे वैसे, मतलब इनफाइनाइट हाँ, बहुत सारे जीरोस लगे फ्रैक्शन तो भी में नहीं आ होगा। रही है सर। इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी की एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आती। वो जो आती है ना, सर ये थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन वही पूछा भी जाता है। हाँ बोलो। पॉजिटिव टर्म्स का हुआ पर नो सर, ये जो नेगेटिव भी नंबर है ना, इसका वैल्यू आ रहा है।
हाँ वो तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, दैट इज यस अ यस डिफरेंट थिंग। वो रेकरिंग वाले को उसमें जो बचपन में सीखते हैं वही वाला कह रहे हो ना हाँ सर, कि फिर वो भी यस अप्रोक्सीमेशन ही वही होता कह है। रहा हूँ। वो डिफरेंट चीज है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी का जो सम होता है वो एक फाइनाइट नंबर, मतलब एक तो सबसे पहली बात कि वो जो सम जो अभी हम लोग इसका फॉर्मूला सीखेंगे कि क्या वो होगा, वो एक फाइनाइट नंबर आएगा और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, और एग्जाम में भी वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही पूछेगा। कभी भी तुमसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का के सम का एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछ ही नहीं सकता ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रहे हैं तो कभी कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछ सकता है क्या? नहीं सर। नहीं पूछ सकता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही पूछेगा। और वही सर वही वो हम थोड़ा लोग स्क्रॉल अप करो ना। और वही हम लोग सीखने वाले हैं। सर हम्म? वो इनफाइनाइट इंक्रीजिंग जीपी के पहले आपने ये क्या कांस्टेंट जीपी पढ़ा था ना? ये पढ़ा है। ओके 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 सर। ये सर आई आर का वैल्यू -1 हुआ तो भी वो कांस्टेंट जैसे ही रहेगा ना? आर का वैल्यू -1 के लिए हम लोग ऐसा कुछ बोलते नहीं, ठीक है? सर मतलब अलग से पर उसके बोलते, लिए ये तो क्या होगा? उसके लिए कुछ कुछ बोलते नहीं है। मतलब कि इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग होगा कुछ नहीं बोलते उस चीज को। सर ये टॉपिक हमारा इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी है ना? हाँ, ये हम लोग अभी इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी के बारे में थोड़ा सा जाने हैं। तो अभी तो मैंने ये जाना है कि इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी का सम कुछ एक फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है? भले वो कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा राउंड ऑफ करके, लेकिन एक फाइनाइट नंबर ही आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है? और क्या पूछ रहे थे तुम लोग? और किसी को कोई डाउट? नो सर समझ गया। हाँ बोलो। सर ये तो पॉजिटिव टर्म्स के लिए है, नेगेटिव टर्म्स के लिए भी यही है रूल किस चीज के लिए? इनफाइनाइट कि सम डिक्रीजिंग। ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग। हाँ हाँ। वैलिड है? हाँ 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 वैलिड है, हाँ। ओके। सर तो पॉजिटिव क्यों दिया आपने क्वेश्चन? मैंने तो ऐसे ही मतलब बस तुम लोग को कि इजी देखने में तुमको, एग्जांपल हाँ ओके सर। इजी एग्जांपल समझ सकते हो कि एक बार में कन्विंस हो जाओ। चलो सर पर ये 0 के बाद माइनस में भी तो हो सकता है ना, -1। क्या? अगर मतलब निगेटिव के लिए भी होगा तो फिर ये माइनस में भी तो जा सकते हैं ना? कौन सा नेगेटिव? नहीं मतलब सर आपने यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव वाला दिया, और अगर निगेटिव होता तो सर फिर माइनस भी तो आ जाता ना इससे। हाँ तो उसमें भी फाइनाइट ही होता है। नहीं, हाँ मतलब मैंने तो तुमको और कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कि मतलब जैसे मान लो कि कितनी बार बच्चे, जैसे मैं ऐसे लिखूं कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट, ठीक है? तो वो फॉल्स तुरंत कह देते थे और वो लॉजिक देते थे ऐसे कि 1 मैं एक टर्म, -1 +1 हाँ हाँ ऐसा कुछ। हाँ 1 -1 +2 -2 +3 -3 ऐसे लॉजिक देते थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस लॉजिक को भी हटाने के लिए कि तुम्हारा कैसे ना कैसे गलत हो जाए, उसके लिए पॉजिटिव टर्म इंसर्ट कर दिया कि तुमको लगेगा कि यार नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स है तो उसका सम तो इनफाइनाइट आना ही चाहिए, लेकिन वो बात भी सच नहीं है, ठीक है? यस सर। यस सर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स में तुम ऐसे सोचो ना कि तुम सारे टर्म्स के आगे माइनस लगा दो। जैसे यहाँ पे है ना
तुम यहाँ पे सारे टर्म्स के आगे माइनस लगा दो, -100, -10, -1, माइनस माइनस माइनस। तो नो यहाँ सर, वो ऑल्टरनेट में क्या होता है? ऑल्टरनेट में भी तो वैसे ही होता जाएगा। यस सर। अच्छा। ऑल्टरनेट में तुम ऐसे सोच सकते हो कि जैसे मान लो कि मैं अगर प्लस माइनस ऑल्टरनेट लूँ, तो 100 -10 +1 -0.1 +0.01 -0.001। फिर मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव वाले को एक साथ लूंगा, अच्छा, 2 GB बना देंगे। हाँ, और नेगेटिव वाले को एक साथ लूंगा, और दोनों से कुछ फाइनाइट फाइनाइट आ रहा होगा, और उन दोनों फाइनाइट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो भी फाइनाइट आ जाएगा। यस सर, समझा। ठीक है, चलो। सर नेगेटिव वाले के लिए क्या है सर? क्या हुआ? नेगेटिव वाले के लिए फुल नेगेटिव। फुल नेगेटिव के लिए तो बहुत ही आसान है। फुल नेगेटिव के लिए जैसे ये सीरीज लिखी ना, इसमें सारे के आगे माइनस साइन लगा दो, ओके सर। तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, थैंक यू सर। तो वो भी तो एक फाइनाइट ही नंबर है ना। हाँ, समझा चलो, सर। आपने नेगेटिव पॉजिटिव के लिए क्या बोला? नेगेटिव पॉजिटिव के लिए मैंने ऐसा बोला कि जैसे मान लो कि तुमको नेगेटिव पॉजिटिव के लिए देखना है, जैसे 100 -10 +1 -0.1, तो जितने पॉजिटिव वाले थे 100, 1, 0.01, ऐसे इन सब का सम निकाला, तो ये कुछ फाइनाइट आता। हाँ। ऐसे ही नेगेटिव वाला होता 10, 0.1, 0.001, ऐसे इन सब का निकालता, तो ये भी तुमको दिख रहा है कि ये फाइनाइट आता। अब फाइनाइट माइनस फाइनाइट तुम करोगी तो वो भी एक फाइनाइट ही आ जाएगा। ठीक है, चल ये सब रफ है। हाँ, so now let's come to sum of GP। कहाँ पे जा रहे हैं? sum of GP पे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग sum of finite GP निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? sum of finite GP। ओके, तो मतलब इस GP में से कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है। कांस्टेंट। हाँ, फाइनाइट जीपी है तो मतलब कुछ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगे। तो s क्या हुआ? a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब टिल ए आर रेस टू n -1। यस ठीक है, इन सब के सम को s कहते हैं। वैसे तो जनरली s सब्सक्रिप्ट n कहते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे s कह दे रहा हूँ, एंड में s सब्सक्रिप्ट n लिख दूंगा। ठीक है, अब टेक्निक क्या होती है सम फाइंड करने की, कि से जैसे ये इक्वेशन 1 है तुम्हारा, तो इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? r है। तो क्या करो कि इक्वेशन 1 को r से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो s इंटू आर बन जाएगा। अब इसको जब तुम r से मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ना क्या करना कि इधर लिखो ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, ए आर। फिर जब r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर इसके नीचे लिख दिया। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैलकुलेशन करने में आसान हो। फिर r को इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इधर लिखा ए आर क्यूब। ऐसे ही देखो, ए आर क्यूब के नीचे ए आर क्यूब आ रहा है, फिर यहाँ पे किसी को मल्टीप्लाई करते r से तो वो ए आर रेस टू n -1 आता। फिर अभी इसको r से मल्टीप्लाई करना बाकी है,
तो प्लस ए आर रेस टू एन आता। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। इतनी बात समझ में आई सबको? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। ओके, अब हम Yes, लोग sir. यस सर। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। No, नो sir. सर। नो सर। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, LHS आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, S माइनस एस आर। अब देखो A के नीचे तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे A लिख दिया, AR माइनस AR, तो ये लोग कैंसिल हो गए। AR स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर, तो ये लोग कैंसिल हो गए। कैंसिल कैसे हो रहे हैं दिख रहा है? फिर ये लोग कैंसिल हो यस गए, सर। यस फिर ये सर। लोग कैंसिल हो गए। अच्छा, इसके ऊपर तो कोई नहीं था, इस बंदे के ऊपर कोई नहीं था। माइनस ARN। हाँ, माइनस AR रेस टू N। इट मीन्स S into 1 minus R is equal to A 1 minus R raised to N। तो S क्या हो गया? A times 1 minus R raised to N whole upon 1 minus R। अच्छा, हम लोग को R नेगेटिव है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो A R raised to N minus 1 अपॉन R minus 1। ठीक है, तो अब मैंने एंड में क्या, उस समय क्या बोला था कि SN लिखूंगा, अभी तो S से काम चला रहा था। तो SN A R रेस टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो ये क्या आ गया हमारा? सम ऑफ फाइनाइट जीपी। अच्छा, इस कैलकुलेशन में क्या हम लोग ने इस बात का कहीं यूज किया क्या कि R की वैल्यू 1 से बड़ी है या -1 से 1 के बीच में है? नो सर। नहीं। नो सर। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये फाइनाइट इंक्रीजिंग जीपी के लिए भी वैलिड है और डिक्रीजिंग। फाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी के लिए भी वैलिड है। तो इसलिए लिखा सम ऑफ फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है ये। हाँ सर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। चलो इतना लिखो एक बार। सर जीपी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है? तो ये जो टेक्निक सीखी है, इस टेक्निक को मैं क्या कहता हूं? इस टेक्निक को मैं कहता हूं शिफ्टिंग वन टर्म वाली टेक्निक। कौन से वाले सर? ये जो सम निकालने वाली टेक्निक है, इसको क्या कहते हैं? मतलब मैं कहता हूं एक टर्म शिफ्ट करके वाली टेक्निक। और ये वाली टेक्निक बहुत क्वेश्चंस में काम आती है हम लोग को सम निकालने के लिए। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूं कि एक टर्म शिफ्ट करने वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि पहले s लिखे हैं, फिर उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म शिफ्ट करके नीचे, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सर हर बार ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट कि डाउन फॉर्मूला से हो जाएगा ना? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसी को डायरेक्टली यूज करना है तुमको, लेकिन ये टेक्निक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये अलग टेक्निक चैप्टर्स के भी। नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होगी, लेकिन और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में जहाँ पे कोई क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी ये सब टेक्निक्स यूज हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो देखेंगे आगे जैसे।
चलो सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब मैं उस जीपी की बात कर सर रहा हूँ। वेटिंग रूम में कोई तो है। हाँ, वो मैंने एंटर कर लिया। ताशफीन कुछ कर, कोई था, क्या नाम था? ताशफीन। यस सर हाँ है सर वो। नहीं, एंटर कर लिया मैंने। अब देखो कांस्टेंट जीपी का सम, कांस्टेंट जीपी का सम, ठीक है। क्या है भैया मैसेज? अच्छा, यस्टरडे लेक्चर्स अपलोडेड। तो कांस्टेंट जीपी क्या होती है? ए प्लस ए प्लस ए टिल एन टर्म्स, ठीक है। ए प्लस ए प्लस ए टिल एन टर्म्स। तो अब जैसे मान लो ए को अगर मैं 4 बार ऐड करूं तो कितना बनेगा? 4a। और तो अगर 4a n बार ऐड करूं तो कितना बनेगा? एन एन है n इंटू ए, n इंटू ए। सो कांस्टेंट जीपी का सम क्या होता है? n इंटू ए, ठीक है। अब बारी आती है किसकी? सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी की। अच्छा, we are never going to discuss about the sum of infinite increasing GP। क्यों? क्योंकि उसका तो सम खुद इनफाइनाइट होगा। हाँ सम के बारे में बात Yes. नहीं क्या करनी, हम लोग तो बात किसके बारे में करेंगे? जिसका सम कुछ फाइनाइट नंबर आ रहा होगा कि मैं बता सकूं कि भाई इसका ये सम है। ओके, तो अब देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है वैसे? a इंटू आर रेस टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये होता है। अच्छा, फॉर इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी n क्या हो रहा होता? इंफिनिटी हो रहा होता। और r क्या हो रहा होता? -1 से 1 के बीच में। अब जैसे तुम ऐसे सोचो कि r हाफ है और मैं r रेस टू इंफिनिटी निकालूं, मतलब एक तरीके से बहुत ही छोटी वैल्यू। मतलब 1/2 रेस टू इंफिनिटी, एक तरीके से, मतलब एक तरीके से 1/इंफिनिटी। तो वो क्या हो रहा होगा? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। विल यू ऑल अग्री? यस सर। यस सर सबको क्लियर है? सब लोग इस Yes, बात sir. से कन्विंस्ड है? Yes, sir. तो क्या मैं लिख Yes, sir. सकता हूं कि फॉर इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी r रेस टू n will tend towards 0। क्योंकि r जो है वो क्या है? -1 से 1 के बीच में है, और -1 से 1 के बीच में अगर कोई क्वांटिटी है उसका तुम इनफाइनाइट पावर रेस करो तो वो और छोटी और छोटी और छोटी होती जाएगी और 0 के करीब आती जाएगी। होगी कि नहीं ऐसी ऐसी बात? Yes, sir. चलो सब लोग इस पॉइंट से अग्री करेंगे कि फॉर इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, सबसे पहली बात तो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है और r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तो मैंने तो वही किया ना, एक तरीके से एक एग्जांपल लिया, r को हाफ लिया
और यस का पावर इनफाइनाइट लिया और दिखाया कि हाफ का पावर इनफाइनाइट जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। ऐसे ही तुम और कोई r की वैल्यू ले सकते हो, उसका पावर इनफाइनाइट ले सकते थे, तो वो भी कहाँ जा रहा होता, 0 की तरफ जा रहा होता। सो अब इसी फॉर्मूले में सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी विल बी a r raised to n minus 1 अपॉन r minus 1 है। तो ये वाली चीज किधर चली गई, 0 की तरफ। इसको मान लिया कि ठीक है ऑलमोस्ट 0 है, तो ये क्या हो गया 0 माइनस 1, मतलब माइनस a होल अपॉन r माइनस 1, मतलब a होल अपॉन 1 माइनस r। So what we are going to get is sum of infinite decreasing GP is equal to a upon 1 minus r। जहाँ पे a जो है, हाँ, उसका फर्स्ट सम है जीपी का और r जो है उस जीपी का कॉमन रेशियो। बोलो सर 2 रेस टू इन्फिनिटी को हम लोग इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो फिर r रेस टू इन्फिनिटी को हम लोग 0 क्यों ले रहे हैं? सर ऊपर हमने लिया ना 2 रेस टू, छोटा है ना, r1 से छोटा है। नहीं, देखो r को मैंने हाफ लिया ना, तो हाफ रेस टू इन्फिनिटी, अब हाफ रेस टू इन्फिनिटी हाँ को सर समझा, 1/2 रेस टू इन्फिनिटी लिख दिया। हाँ सर अल्टीमेटली ये वाली जो चीज है 0 अप्रोचिंग वो r रेस टू इन्फिनिटी आई ना। हाँ सर, चलो थैंक यू। चलो तो अब अगर मैं क्या कहता हूँ, समराइज करूं, तो सम का, तो सम ऑफ फाइनाइट जीपी जो है वो होगा a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी जो है वो होगा a अपॉन 1 माइनस r, एंड सम ऑफ कांस्टेंट जीपी जो है वो हो जाएगा a इंटू n। सो ये जीपी से रिलेटेड सम के फॉर्मूले हैं। तो अब समय आ गया है क्वेश्चंस करने का। तो लिख लो, ये जो समरी है। सर आप थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हैं? हाँ सर, इधर इधर। सर जीपी में इतना ही था। जीपी में थ्योरी के नाम पे इतना ही है, अब बाकी क्वेश्चंस है। मैथ्स में तुमको ही पता है कि थ्योरी तो थोड़ी होती है, जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। हाँ सर। डन सर। चलो अच्छा, सो थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मतलब डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करेंगे कि जीपी लिख दिया और उसका सम निकालने को बोला। जैसे मान लो क्वेश्चन 1 है कि फाइंड सम
of the series 9 plus 99 plus 999 and so on till n terms. सर ये तो इनफाइनाइट होगा ना? n terms लिखा है ना? फॉर्मूला की तरह अच्छा, मार्क बस फॉर्मूला। ओके। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे क्या? नो सर, डायरेक्टली नहीं लगेगा। ये जीपी है नहीं क्या? लगेगा। नो सर, जीपी नहीं है। नॉट ए जी। इट इज नॉट ए जीपी। देखो, जैसे अगर तुम दिस अपॉन दिस करोगे तो 11 आएगा, लेकिन दिस अपॉन दिस करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये जीपी नहीं है, तो डायरेक्टली तुम फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते, तुमको और कुछ सोचना पड़ेगा। सर ये इसके बाद वाला 4 टाइम्स 9 होगा क्या? ऐसे सिर्फ 9999 होगा? देखो, 3 टर्म्स का पैटर्न देखना, मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखना हो ना तो 3 टर्म्स तक लिखना चाहिए, उससे उसके पैटर्न से फिर बाकी सारे टर्म्स समझ में आ जाते हैं। Okay, so ये जीपी तो है नहीं भाई, इसको जीपी बना सकते हैं क्या कुछ करके? सर बन गया जीपी। यस सर। Yes, sir। क्या किया? वो टर्म्स को पहले 9 कॉमन निकाला, फिर टर्म्स को ब्रेक किया 100, 10, 1 ऐसे करके। अच्छा, से तुमने 9 कॉमन निकाला तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, मान लो ऐसे आता। ठीक है, एन Yes, टर्म्स था। अब फिर तुमने क्या किया? 11 को 10 प्लस 1 लिख दिया। yes sir। अच्छा, फिर 111 को 100 plus 10 plus 1। फिर यस सर, ऐसे ही किया। हाँ सर, ऐसे क्या? लेकिन इसमें जो है, तुम ये सोचो, सर इंक्रीजिंग है। नहीं, सबसे पहली बात कि इसमें जीपी कौन कौन सी बन रही है बताओ? सर 100 की जीपी बन रही है। कौन सी बोलो, जो जीपी के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है वो बोलो। नो सर, 10 की जीपी बन रही है, फिर एक और जीपी 10 की बन रही है, कंटिन्यू हो रही जैसे मान लो कोई सोचे कि ठीक है, मैं 1, 10, 100, 1000 इसकी एक जीपी बना दूं, फिर दूसरा सोचेगा कि वो 1, 10, 100 ऐसी जीपी बना दे, फिर तीसरा सोचेगा कि वो 1, 10, 100 ऐसी जीपी बना दे। तो ऐसे कितनी जीपी बनेगी? फिर बहुत सारी जीपी बनने लगेगी यार। यस, बहुत कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग में कर दिया तो
सर अगर n टर्म्स 10 ऐड किए तो प्लस वन ही कर मतलब दिया 9 + 1 10 हो जाएगा तो हर एक। हाँ 10 माइनस 1 सर 100 n टर्म्स ऐड कर दिए तो सर हाँ उसमें वो फिर दो जीपी बनेगी अरे ना, एक -1 की जो कांस्टेंट जीपी हो जाएगी और एक 10 100,000 ऐसी जीपी हो जाएगी सर। सही है, सही जा रहा है। देखो 9 को मैंने क्या लिख लिया, 10 - 1 लिख लिया। 99 को क्या लिख लिया, 10 स्क्वायर -1 लिख लिया। 999 को क्या लिख लिया, 10 क्यूब -1 लिख लिया। अब देखो लास्ट टर्म क्या होता वो देखना इंटरेस्टिंग होता। देखो जब एक 9 था तो 10⁻1 था, 2 9 था तो 10⁻2 था, 3 9 था तो 10⁻3 था। तो यहाँ पे n टर्म्स nth टर्म में raised to n minus 1. अब देखो एक जीपी ये वाली बन जाएगी हमारी, ऐसी वाली। फिर एक -1 -1 -1, अच्छा -1 -1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, n minus 1 माइनस into n माइनस माइनस n। हाँ वही। कौन वेटिंग रूम में है? (10⁻n - n). क्या अब ये जीपी है क्या? यस यस सर। ठीक है, तो इस जीपी में कितने टर्म्स हैं? आपने वो n ग्रीन टर्म वाला n क्या किया? क्या? ग्रीन वाला पार्ट क्या किया वापस? ग्रीन वाला पार्ट वही 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10⁻n को एक साथ ले लिया ओके और -1 -1 -1 मिलके -n बन गए। ओके अब इसमें जो है अपन क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीपी लगाएंगे। सो a is 10, r is again 10 raised to n, number of terms are n in this case, -1 upon r -1 minus n. So 10 into 10⁻n - 1 upon 9 minus n। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। सर पर इनफाइनाइट इंक्रीजिंग का तो जीपी नहीं होता ना, जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट इंक्रीजिंग का। हाँ तो यहाँ इधर पे n टर्म्स infinite में का है, मैंने यहाँ पे n टर्म्स लिखा ना। मतलब वो फाइनाइट होगा। हाँ एक ऑब्वियसली, टाइम अच्छा डॉट 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 लगाने के बाद मैंने लिखा ना कि n टर्म्स तक होना चाहिए। अगर केवल डॉट 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 लिख देता तो मतलब इनफाइनाइट होता था। ठीक है, हाँ वही किया ना। अब आंसर n के फॉर्म में आया। हाँ आंसर ऑब्वियसली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ n, क्योंकि n टर्म्स तक निकालोगे तो n का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ना, कि n पे तो डिपेंड करेगा ना, हाँ सर। टर्म्स तक निकालोगे तो। अच्छा चलो ये क्वेश्चन देखो जरा, 4 + 44 + 444 till n terms।
सर इसका आंसर भी सेम होगा, सिर्फ n की जगह 610 होगा। चलो किसका इसका हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट। डन। बताओ मानसी क्या किया? ओके देखो पहला इंट्यूशन क्या कहेगा हमारा? 4 कॉमन लेना। नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल। 4 कॉमन लेना तो 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ठीक है, अब देखो ये जो अंदर ब्रैकेट वाली सीरीज है ये तो उस समय भी हम लोग बनाने की कोशिश किए थे, मैंने मिटा दी बाय द वे, लेकिन अंदर वाली सीरीज से फायदा नहीं हो रहा होता, याद है? यस सर। फायदा हाँ कब हो रहा होता? जीपी जब बन रहे होते हैं। 999 999 आता तो ऊपर बस नीचे कुछ नहीं, 9 से डिवाइड कर देंगे। बस ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इस 9 को अंदर भेज दिया और इस 9 को इसके नीचे भेज दिया जो यहाँ पे है अभी 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन टिल एंड। 9 से क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई किया? यस सर, मल्टीप्लाई डिवाइड 9 से क्यों क्यों? किया? इसलिए किया क्योंकि मैं इस फॉर्म में लाना चाहता था क्वेश्चन को। बट क्या रिलेशन की वजह से किया? हाँ देखो ना, देखो 9 को ही तो मैं इजिली 10 माइनस 1, 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को 10 क्यूब माइनस 1 लिख पाऊंगा ना। तो जैसे ही मैं जब भी मैं 9 प्लस 99 प्लस 999 यहाँ पे पहुंच जाऊं तो इसका लास्ट मतलब टर्म भी तो 9n होगा ना? नहीं, n टर्म्स लिखा है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे। सर ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू को चेंज थोड़े करेगा, या फिर जो भी नंबर है उसको चेंज थोड़े करेगा। सर हाँ जैसे हम लोग प्लस या माइनस करते हैं कोई नंबर से, वैसे ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। सर तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 9 हाँ के टर्म्स में लाना प्रेफर करेंगे ज्यादा। डेफिनेटली। तो मीन्स और कोई मेथड नहीं है ना? नहीं, बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 9 को क्या लिख लो? 10 माइनस 1। फिर ये सेम प्रोसीजर हो गया जैसा। जो सम आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/9 से। हाँ, अब इसको कंप्लीट कर सकते हो तुम लोग? यस यस सर। तो इसको कंप्लीट कर लेना तुम लोग खुद से, ठीक है? कंप्लीट खुद से।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू एथ रूट ऑफ 2 इंटू 16th root of 2 and so on till infinite number of terms. इसकी वैल्यू निकालनी है। सर हो गया। क्या है आंसर? हो गया सर सर। 1 2 आ रहा है। सही है। सर ये हाँ सर वाला भैया। कंपैरेटिवली इजी था। हाँ सर ऊपर वाले में से ज्यादा इजी था ये। सर 2 आ रहा है। देखो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या मतलब है? 2 raised to 1/2। फिर फोर्थ रूट ऑफ 2 का क्या मतलब है? 2 raised to 1/4। 1 फिर ये 2 raised to 1/8। फिर ये 2 raised to 1/16 एंड सो ऑन। अब याद है पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ऐड हो जाता है। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। अब एक तरीके से हमारा टारगेट क्या है? अपना टारगेट है इसकी वैल्यू निकालना। अब देखो, अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे, येलो वाले को ऑब्जर्व करोगे, तो इट इज सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, यस सर। जिसका ए जो है हाफ है और आर भी हाफ है। ठीक है, तो सम क्या होगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। तो हाफ होल अपॉन 1 माइनस हाफ मतलब 1। तो ये जो पावर की वैल्यू है वो आई, तो 2 raised to 1 विच इज 2। ये हमारा आंसर। ठीक है, सबको आया समझ में? सर ये सम ऑफ आईडीजीपी क्या क्या आपने? यस सर। इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। ओके सर। ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, फॉर्मूले तो तुमको याद रखने पड़ेंगे। चलो ठीक है, हो गया सर। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जीपी। ठीक है, Bye, sir. Thank you so much, sir. बाय बाय। बाय सर, बाय थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय थैंक यू। सर। बाय बाय। बाय सर।